चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर जिसका नाम पृष्ठ रसायन है। इस पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में हम लोग अधिशोषण पढ़ेंगे, अवशोषण पढ़ेंगे और साथ में भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है इसको पढ़ेंगे और फिर अधिशोषण समतापी क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। मतलब अभी पृष्ठ रसायन वाला चैप्टर आपका 5वां, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसमें 2-3 पार्ट में बनाऊंगा। मतलब समझिए कि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में हम लोग अभी पढ़ेंगे अधिशोषण, अवशोषण और भौतिक रसायन और भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें चैप्टर्स का नाम जरा सा आप देख लीजिए। चैप्टर्स का नाम क्या है? पृष्ठ रसायन है। चैप्टर्स का नाम क्या है बाबू? पृष्ठ रसायन है। इसका मतलब है पृष्ठ पर रासायनिक क्रियाएं होंगी। पृष्ठ क्या होता है आपको पता होनी चाहिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई हमारे पास मान लो कि कोई हमारे पास कोई वस्तु है। मान लेते हैं ये, अब ये वस्तु है तो इसका ये सबसे ऊपरी भाग क्या है? पृष्ठ है। ये भी क्या है? पृष्ठ है। ये भी क्या है? पृष्ठ है। पृष्ठ को हम लोग फलक भी कहते हैं। तो हम लोग को देखना है पृष्ठों पर जो घटनाएं घटेगी, पृष्ठ पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उसे हम लोग पृष्ठ रसायन कहते हैं। पृष्ठ रसायन का मतलब पृष्ठ पर क्रिया, यानी आपको इस चैप्टर में सिर्फ पृष्ठ पर घटनाएं देखनी है। जैसे मान लीजिए आप किशमिश देखिएगा, किशमिश को जल में डालते हैं तो यहाँ पर जल इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो यहाँ पर ये पृष्ठ रसायन की घटना नहीं होगी। पृष्ठ रसायन का मतलब होता है पृष्ठ पर रासायनिक क्रिया है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास ये कोई वस्तु है, इसका ये पृष्ठ है, इसके जगह पर मतलब इसके पृष्ठ पर कोई गैस आकर इकट्ठा हो गया। कोई गैस या कोई अणु या कोई कण आकर मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, इकट्ठा हो गया, तो ये घटनाएं क्या कहलाएंगे? पृष्ठ रसायन में चली आएंगी। यानी टोटल घटनाओं का अध्ययन किस पर करना है इस चैप्टर में? इसमें पृष्ठों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना है। तो लिख सकते हैं कि पृष्ठ रसायन भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें टोटल घटनाएं पृष्ठ पर आधारित होती है, चाहे पृष्ठ पर करी जाती है। पृष्ठ का मतलब उसके सतह पर, उसके फलक पर घटनाओं को देखी जाती है। ठीक है, अब इसमें मैं सबसे पहले समझना अधिशोषण क्या होता है। देखो बाबू, ये कोई बड़ी बात नहीं है अधिशोषण, एकदम सिंपली मैं आपको ये चैप्टर क्लियर कराऊंगा। देखिएगा एकदम दिमाग में बैठाऊंगा। जिस तरह से 4 चैप्टर मैंने केमिस्ट्री का भी क्लियर करवा दिया, वैसे ही ये 5वां 6ठा सारा केमिस्ट्री का चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका। अभी मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ कोई पृष्ठ है, ठीक है ना, इसकी सतह पर कोई गैस या कोई अणु आकर यहाँ पर क्या होगा, इकट्ठा हो गया, तो ये जो घटनाएं हुई ना, इसी घटना को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण का मतलब होगा कि जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर या जब किसी पृष्ठ पर कोई गैस के कण आकर क्या होता है, चिपक जाते हैं। क्या होता है? चिपक जाते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अधिशोषण। आज जो कण चिपकता है उससे अधिशोषण, आज जिस पर चिपकता है उसे अधिशोषक कहते हैं। समझिए इस चीज को। ये नई चीज आपको लग रही होगी लेकिन सिंपली मैं आपको समझा रहा हूं। बस इतना लिखना है कि ये मान लो पृष्ठ है, ठीक है ना, अब इस पृष्ठ पर गैस के कण आकर चिपक गया। किसका कण? गैस के कण या कोई भी कण आकर यहाँ पर चिपक गया भैया, तो ये घटनाएं क्या कहलाएंगी? ये घटनाएं अधिशोषण कहलाती है। सिंपली आप इसका डिफिनेशन लिखिएगा। सिंपली आपको डिफिनेशन लिख रहा है कि जब किसी पृष्ठ पर गैस के कण आकर चिपक जाते हैं या कोई अन्य कण आकर चिपक जाते हैं, इसी घटना को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए आपका पृष्ठ है, ठीक है ना, अब इस पृष्ठ के इस पृष्ठ के सबसे ऊपरी भाग को मान लीजिए गैस के कण आकर चिपक गए, तो जो कण ये वाला कण चिपका है, इस कण को हम लोग अधिशोष से कहेंगे। यानी जो जाकर चिपक जाता है, क्या होता है? चिपक जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोहा और चुंबक ले लीजिए, ठीक है ना, लोहा और चुंबक लेकर जाएंगे तो चुंबक क्या करेगा? लोहा में जाकर चिपक जाएगा। तो चिपकने वाला अधिशोष से होता है, और जिस पर चिपका है उसे हम लोग अधिशोषक कहते हैं। तो कण क्या हुआ? ये कण चिपका है जाकर अधिशोष से, और किस पर चिपका हुआ है? तो इस पृष्ठ पर चिपका हुआ है। तो जिस पृष्ठ पर चिपका हुआ है उसे हम लोग अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अधिशोषक कहते हैं। तो जो कण चिपक रहा है उससे अधिशोष, लेकिन जिस पर चिपक रहा है उससे हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोष कहते हैं। ठीक है ना, मान लो कोई लड़का जाकर लड़की से चिपक गया, तो भैया यहाँ पर चिपकने वाला लड़का है कि नहीं? तो लड़का अधिशोष से हो जाएगा, लेकिन जिस पर चिपका है वो अधिशोष से अधिशोषक हो जाएगा। मतलब लड़की यहाँ पर अधिशोषक और लड़का क्या हो जाएगा? अधिशोष से। तो जो कण गैस का ही कण लेकर चलो, जो कण जाकर चिपकेगा तो उस कण को हम लोग क्या बोलेंगे? अधिशोष। लेकिन जिस पर जाकर चिपका है वो अधिशोषक होता है। मान लीजिए कि ये मार्कर है, ठीक है ना, अब इसको गिरा दिया तो इसमें आकर क्या हो गया? ये चिपक गया। तो भैया चिपका तो ये है ना, तो ये अधिशोष है, लेकिन किस पर चिपका? इसके ठेपिन पर, तो ये हो जाएगा अधिशोषक। बस मेरे कहने का इतना मतलब है कि देखो
यहाँ पर समझो ध्यान से इस चीज को। देखो बाबू, यहाँ पर जब पृष्ठ पर कण इकट्ठे होंगे तो इस घटना को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज और बैठ रही होगी कि सर बताइए कि इसके पृष्ठ पर कण इकट्ठा नहीं होके इसके अंदर चला जाए, इसके बल्क में चला जाए, तब हम लोग क्या करेंगे? बल्क का मतलब इसके शरीर के अंदर चला जाए। जैसे किशमिश को जल में डालिएगा या चने को आप जल में डालिएगा, देखिए चना फूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तक जल प्रवेश कर जाता है। तो बाबू, जब सतह पर न रहकर अंदर प्रवेश कर जाए तो उसे हम लोग अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण। मान लीजिए कि आपके पास कोई पृष्ठ है या गैस के कण ये सतह पर न रहकर कहां हो गए? अंदर चले आए, तो इसी घटना को हम लोग अवशोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू और समझो कि अगर मान लो हमारे पास कोई पृष्ठ है, इसके सतह पर भी कण आ गया, इसके अंदर भी कण आ गया, तो इसका मतलब जानते हैं क्या होगा? ये हो जाएगा शोषण। शोषण की अभिक्रिया में दोनों आते हैं, अधिशोषण भी आएंगे और शोषण भी आएंगे। यानी कण सतह पर भी रह जाएगा और सूर्य अंदर भी प्रवेश कर जाएगा, तो ये घटना क्या कहलाती है? ये कहलाती है शोषण कहलाती है बाबू। तो शोषण बड़ी चीज नहीं होती है, बस इतना समझो, अधिशोषण का मतलब सतह पर जब गैस के कण आकर चिपक जाएंगे तो उससे हम लोग अधिशोषण कहते हैं। जो कण चिपकता है उससे अधिशोष्य, जिस पर चिपकता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अधिशोषक। यहाँ जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, मान लो ये आपका एक पृष्ठ है, ठीक है ना, इस पर ये कण आकर चिपक गया है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? अधिशोषण। लेकिन ये कण चिपका है तो इस कण का नाम अधिशोष्य हो जाएगा, इस पृष्ठ पर चिपका है तो इस पृष्ठ का नाम अधिशोषक हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए कि सतह के अंदर यानी उसके बल्क में प्रवेश कर गया, मतलब जब गैस के कण पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर गया, उसके बल्क उसके शरीर में उसके बॉडी में प्रवेश कर गया, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? अवशोषण कहते हैं। और जहां अधिशोषण और शोषण दोनों हो, मतलब सतह पर भी कण आ जाए और उसके अंदर भी कण प्रवेश कर जाए, तो इस घटना को याद रखिएगा, शोषण कहते हैं। बाबू क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अधिशोषण के लिए हम लोग प्रकार देखेंगे ना, तो अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक अधिशोषण, दूसरा होता है ऋणात्मक अधिशोषण। देखो, अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं, लेकिन अधिशोषण की दो अवस्थाएं होती है। वो होता है भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। तो उसकी अवस्था हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी अधिशोषण के प्रकार देखिए। अधिशोषण दो प्रकार के, एक धनात्मक अधिशोषण और दूसरा ऋणात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण में क्या होता है कि पृष्ठ पर जो कण आता है गैस के वो बहुत अधिक होगा, लेकिन ऋणात्मक अधिशोषण में क्या होता है कि पृष्ठ पर जो गैस के कण आते हैं वो बहुत कम होगा। मान लीजिए कि आपका ये पृष्ठ है, इस पर बहुत सारा कण आ गया, आपको बहुत ज्यादा कण आगे चिपक गया, तो ये धनात्मक अधिशोषण हुआ। लेकिन ऋणात्मक अधिशोषण में क्या होता है कि बहुत कम कण आया, देखिए बहुत कम, तो ये ऋणात्मक अधिशोषण हो गया। बस धनात्मक का मतलब समझना अधिक, ऋणात्मक का मतलब कम। तो जहां जिस पृष्ठ पर चिपकने वालों की संख्या अधिक हो उस हम लोग क्या बोलेंगे? धनात्मक। होता है ना, किसी किसी लड़के पर बहुत सारी लड़कियां मरती है और किसी को तो कुत्तों नहीं पूछता है, तो जिस पर अधिक चिपकता है भैया वो कहलाता है धनात्मक अधिशोषण, और जिस पर साफ तनी मनी कम चिपकता है वो होता है ऋणात्मक अधिशोषण। आपको इतना लेकर चलना है, ठीक है। तो आपको समझ में अधिशोषण दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक है। और शोषण भी समझ में आ गई कि जब सतह में प्रवेश न करके गैस के कण उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो इस घटना को अवशोषण हम लोग कहते हैं। जैसे किशमिश को जल के अंदर डालेंगे, चने को जल के अंदर डालेंगे, तो ये घटनाएं अवशोषण देखने को मिलती है। और जहां पर सतह पर भी कण रह जाए उसके अंदर भी प्रवेश कर जाए तो इस घटना को हम लोग शोषण कहते हैं, ठीक है ना। यानी जिसमें अधिशोषण और शोषण दोनों देखने को मिलती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? शोषण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अब यहां में पढ़ना है कि भौतिक और रासायनिक अधिशोषण क्या होते हैं। देखो, अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। लेकिन अधिशोषण की अवस्था या वर्गीकरण देखेंगे तो वो भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा? देखो, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण। अब यहां से एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। ये कई बार क्वेश्चन किया है, सिंपली मैं आपको समझा। देखो, भौतिक का मतलब क्या होता है? अपने आप। और रासायनिक का मतलब क्रिया कराया गया। इसका मतलब सोचो, अपने आप जो रिलेशन बन गया, मान लो कि कोई लड़का है, कोई लड़की आकर उससे अपने आप बोली कि हम तुमसे प्यार करते हैं, वो करते हैं, तो वो लड़का उस लड़की के प्रेम को वैल्यू नहीं देगा। जानते हैं क्यों नहीं देगा? क्योंकि भैया उसको वो आसानी से मिल गया है। यानी उनके बीच जो बंधन है ना वो कमजोर है। क्या उनके बीच जो बंधन है ना वो क्या है? कमजोर है। लेकिन जहां पर शादी ब्याह कराकर धूमधाम से करवाया गया है, समझिए कि वो बंधन कमजोर नहीं है। वो तो भैया आपको पूरा अगर छोड़ देंगे चाहे कुछ कर देंगे तो बड़ी झेलना पड़ जाएगा, कोर्ट कचहरी सब झेलना पड़ता है। तो भौतिक का मतलब नॉर्मली होता है और रासायनिक का मतलब होता है उसमें क्या होगा कि क्रिया करा कर दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। अब भागने वाला लड़का लड़की क्या करते हैं? भाग जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम भी उनको अच्छा खासा भुगतना पड़ता है। आज जो घर के लोग शादी ब्याह कराते हैं वो अलग होती है, क्योंकि वो रासायनिक दृष्टि से चली जाती है। अब भौतिक में ये अपने आप हो जाता है। देखो,
समझो, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है कि इनके बीच जो कण चिपका रहता है ना बाबू, कण चिपका रहता है वो कमजोर बंध से, कमजोर बंधन से होता है। कमजोर बंधन जिसको हम लोग कमजोर वांडर वाल्स बल कहते हैं, ये बहुत कमजोर बल होता है। यानी इनका जो अधिशोषक आज जो अधिशोष है ये बहुत कमजोर बंधन से चिपे होते हैं। देखो अधिशोषण में दो ही ना चीज होता है, चिपकने वाला कण अधिशोष है, जिस पर चिपका है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषण। तो अधिशोष और अधिशोषक के बीच जो बंधन होती है वो बहुत कमजोर होती है। किसमें? भौतिक अधिशोषण में। तो लिख सकते हैं भौतिक अधिशोषण में कमजोर वाल बल उपयोग होती है, चाहे कमजोर वांडर वाल बल उसमें होती है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में मजबूत रासायनिक बंधन पाई जाती है, इसको तोड़ना मुमकिन है। एक बार शादी ब्याह अगर पूरा गांव के नजर में हो गया तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, तोड़ेंगे तो जाएंगे कहीं और, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर भाग के करेंगे तो दिक्कत होगी, समस्याएं होगी। तो कमजोर बंधन है, जब मन करेगा तब छोड़ देंगे, भगा देंगे, ऐसे बहुत सारा देखने को मिला है। तो भौतिक का मतलब नॉर्मली लेकर चलेगा और रासायनिक का मतलब क्रिया कराया गया वहां पर। तो भौतिक अधिशोषण में कमजोर वांडर वाल्स बल से अधिशोष और अधिशोषक जुड़े रहते हैं। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है ना कि मजबूत रासायनिक बंधन से वो जुड़े रहते हैं। अब देखो भौतिक अधिशोषण क्या होता है, निम्न ताप पर ही अभिक्रिया कर लेता है, निम्न ताप पर यह अभिक्रिया करता है, चाहे निम्न ताप पर होता है। और ताप जैसे से बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी अधिशोषण की मात्राएं घट जाती है। बस आप सिंपली इतना याद रखिएगा बाबू कि भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर होती है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण निश्चित ताप पर होती है। समझ में आ रही है? जैसे मान लो घर के लोगों के नजर में यदि आप शादी ब्याह करिएगा तो घर के लोग लिमिट तक बोलते हैं कि बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो, मतलब 2 गो 4 गो 5 गो आएंगे आती तो नॉर्मली आप करेंगे निम्न ताप पर, समझिए कि वो तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो इंडिएटिव बना के रख देगा लोग। देखो, तो भौतिक अधिशोषण का मतलब क्या होता है कि निम्न ताप पर वो क्रिया करता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण एक निश्चित ताप पर क्रिया करता है। अब देखो भौतिक अधिशोषण क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। पता है ना, भौतिक का मतलब नॉर्मली आपको लेकर चलना है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होती है। अब समझो इसको कैसे। भौतिक का मतलब नॉर्मली, अब मान लो कि क्या ना कि आप किसी को भाग कर शादी किया था बाबू, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी कि आप छोड़ भी सकते हैं, दूसरा भी शादी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक तरह से समझिए कि वो अलग टाइप का आपका शादी लिया है। तो ये उत्क्रमणीय का मतलब छोड़ देंगे फिर दूसरा कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है, इसका मतलब हो गया कि ना एक हो गया तो दूसरा का कभी संभव नहीं है, तो ससुरी तुम्हें जान मार के रख देगी। तो कहने का मतलब है कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। आज चौथा है कि भौतिक अधिशोषण में जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे, जैसे जैसे क्या करेंगे प्रेशर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होता है, इसका अधिशोषण बढ़ता है। क्या होता है, अधिशोषण बढ़ता है। मान लो कि यहाँ पे जो घटनाएं घट रही है ये भौतिक अधिशोषण है, लेकिन जैसे जैसे इस पर दाब बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, जैसे जैसे इस पर दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर अधिशोषण की मात्राएं बढ़ेंगी। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है कि जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे अधिशोषण वेग की मात्राएं क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। यानी अधिशोषण वृद्धि का जो वेग होता है वो घटना शुरू कर देता है। जितना दाब बढ़ाएंगे उतना उसका अधिशोषण वेग क्या होगा, घटते चली जाती है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी दाब बढ़ाने पर अधिशोषण वृद्धि में जो वेग होता है वो क्या होती है, इसमें बढ़ती है, लेकिन इसमें दाब बढ़ाने पर घटती है। अब पांचवा आपको अंतर देखना है, जो भौतिक अधिशोषण होता है इसमें बहुआण्विक स्तर होता है, बहुत सारे आणविक स्तर आते हैं, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में एक आणविक स्तर होते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, फिर से समझ लो। भौतिक अधिशोषण में कमजोर वांडर वाल्स बस जुड़े रहते हैं, लेकिन ये मजबूत रासायनिक बंधन से जुड़े रहते हैं। ये निम्न ताप पर क्रिया करता है, लेकिन ये निश्चित ताप पर। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, लेकिन यह अनुत्क्रमणीय होता है। दाब जैसे जैसे भौतिक अधिशोषण में बढ़ाते हैं उसका वृद्धि वेग भी बढ़ जाती है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं वैसे उसका अधिशोषण वृद्धि वेग घटने लगती है। भौतिक अधिशोषण बहुआण्विक स्तर में होते हैं, लेकिन ये एक आणविक स्तर में कार्य करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि भौतिक और रासायनिक अधिशोषण क्या है। अब ये अंतिम पॉइंट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें, अधिशोषण समतापी। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देख लेते हैं अधिशोषण समतापी होता क्या है, यानी अधिशोषण समताप किसे कहते हैं, इसको विस्तार से हम लोग समझ लेते हैं। ये कोई बड़ी टॉपिक नहीं है। देखो अधिशोषण समतापी में क्या होता है, पहले ये समझिए कि जो गैस के कण चिपकते हैं वो अधिशोष से होते हैं। ये कण आकर चिपका हुआ है तो इसका मतलब ये अधिशोष है, और जिस पर चिपका हुआ उसे अधिशोषक कहते हैं। इतना तो आपको पता है। अब यहाँ पे घटना देखने को मिलती है
कि जो गैस के कण चिपक रहे हैं उसकी मात्रा को m लेकर चलेंगे, कि जो चिपकने वाली गैस की मात्रा है वो कितनी है, m है। किस दाब से ये इस पर मतलब लगा रही, मतलब कौन सा दाब यहाँ पर लगा रही है, ये जो गैस के कण है वो जो दाब लगा रही है उसको हम लोग P बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? P बोलते हैं। कहने का मतलब देखो, अधिशोषण समतापी में क्या होता है, टोटल चीज आपको जो कण चिपक रही है उससे मतलब होता है। यहाँ पर टेम्परेचर को स्थिर करके चली जाती है, समझो। तो यहाँ पर जो अधिशोषित होने वाले कण है, जो गैस की मात्रा है, उसको m लेकर चल दिए। यहाँ पर जो दाब लग रही है उसे हम लोग क्या लेकर चल दिए, P लेकर चल दिए। तो बाबू बस इतना होता है, इतना आपका होता है कि समय मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा उसको स्थिर कर दीजिए, मतलब नियत कर दीजिए, और उसके बाद m और p के बीच आप ग्राफ खींच दीजिए। तो यही ग्राफ आपका क्या कहलाता है, अधिशोषण समतापी कहलाता है। समझो ध्यान से बाबू, विस्तार से समझो। देखो कहने का मतलब है कि जितने कण गैस के कण आकर चिपक रहे हैं उनकी मात्रा को हम लोग m लेकर चल देते हैं। यानी अधिशोषित गैस की मात्रा क्या होती है, m होती है। जिस दाब से आकर चिपक रही है वो होती है P होती है। तो तापमान को स्थिर रखकर दाब को परिवर्तित करते हुए m और p के बीच जो भी ग्राफ रेडी कर देते हैं, मतलब m और p के बीच जो ग्राफ खींचते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी कहते हैं, या अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। अधिशोषण समतापी का मतलब क्या हो गया कि ताप को स्थिर रखना है, ताप को फिक्स करना है, स्थिर रखना है, और दाब को परिवर्तित करना है। दाब में क्या करना है, चेंज अप करना है। और दाब में चेंज अप करते हुए m और p के बीच जो भी आपका ऐसा ग्राफ खींचा जाएगा उसी ग्राफ को हम लोग अधिशोषण समतापी कहते हैं। फिर से समझो एक बार ध्यान से। देखो यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, कोई पृष्ठ है। अब इसकी सतह पर कण आकर चिपक गई है, तो जितने कण आकर चिपके उनको m लेकर चलेंगे, जिस दाब से चिपक रही है उसको हम लोग लेकर चलेंगे P लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो m समझ में आ रही है ना, गैस के कण हो जाएंगे, यानी अधिशोषित कण की मात्रा हो जाएगा, और P हो जाएगा कि जितना दाब से वो चिपक रही है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ताप को स्थिर रख देना है और दाब में परिवर्तन करना है, P में क्या करना, परिवर्तन करना है। उसके बाद m और P के बीच आप ग्राफ खींचिए, तो इस ग्राफ को हम लोग बोलेंगे अधिशोषण समताप। इसका मैं डिफिनेशन आपको समझा दे रहा हूं, बस आप इतना लिखिएगा, आपको इतना लिखना है कि अधिशोषित गैस की मात्रा, क्या लिखना है, ये गैस की मात्रा क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं m लेकर चले तो लिख सकते हैं कि अधिशोषित गैस की मात्रा m, और जिस दाब से वो अधिशोषक पर चिपक रही है वो P है। क्या लिखना है, अधिशोषित गैस की मात्रा m, जिस दाब से चिपक रही है वो क्या है, P है। तो यहाँ पर समय को, तापमान को स्थिर रखते हुए m और P के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिशोषण समतापी कहते हैं, जहाँ पर P परिवर्तित की जाती है, मतलब P में बदलाव हमेशा करी जाती है। बस आपको इतना लिखना है कि अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब में हुए परिवर्तन है, दाब में हुए परिवर्तन के बीच जो ग्राफ खींचते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषण समताप कहते हैं। और यहाँ पर T जो होता है ना, मतलब तापमान जो होता है ना, वो निश्चित होता है, स्थिर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझो, ये P और M के बीच यानी गैस की मात्रा और गैस का जो दाब है उन्हीं के बीच ग्राफ खींचना है। तो बोल सकते हैं कि अधिशोषित गैस की मात्रा और अधिशोषित गैस का जो दाब है इनके बीच जो ग्राफ खींचते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषण समतापी वक्र या अधिशोषण समतापी हम लोग कहते हैं। देखो बाबू, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्या समझना ध्यान से। ये m मतलब अधिशोषित गैस की मात्रा, P मतलब अधिशोषित गैस की मात्रा का दाब है, ठीक है ना। तो अधिशोषित गैस की मात्रा और अधिशोषित गैस की मात्रा का दाब दोनों के बीच जो ग्राफ खींचते हैं वो कहलाता है वो कहलाता है अधिशोषण समतापी वक्र या अधिशोषण समतापी कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज देखा गया है कि जैसे जैसे ताप बढ़ाया गया, यानी m और P के बीच जितना आपको ग्राफ जैसे खींचा गया है, तो वहां पर मतलब दाब को स्थिर कर दिया गया, दाब को निश्चित कर दिया गया, P एकदम स्थिर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करता है इसको मैं समझाऊंगा। यानी दाब को स्थिर करके ताप को बढ़ाया जा रहा है। देखो पहले -25 है, फिर 0 डिग्री है, फिर 30 है, तो ये तो बढ़ते जा रहा है ना। तो जैसे जैसे दाब को स्थिर करके ताप को बढ़ाया गया है तो अधिशोषित गैस की मात्रा देखिए क्या हो रही है, घट जा रही है। अधिशोषित गैस की मात्रा क्या हो जा रही है, घट जा रही है। कैसे, अभी देखो जैसे ताप मान लो -25 डिग्री सेल्सियस लिया गया था तो अधिशोषित गैस की मात्रा इतना थी, लेकिन जैसे उससे ताप बढ़ाकर 0 डिग्री कर दिया गया तो अधिशोषित गैस की मात्रा इतना कर दिया गया। लेकिन 0 से भी अधिक बढ़ा दिया गया जब ताप है, तो देख सकते हैं यहाँ से एक बाइक यहाँ पर चली आई,
यानी जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे अधिशोषित गैस की मात्रा कम होती है। अब यहाँ से यही क्वेश्चन करता है कि अधिशोषण समतापी में जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तब अधिशोषित गैस की मात्रा का क्या होता है, तो अधिशोषित गैस की मात्रा घटती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ खींचा गया अधिशोषित गैस की मात्रा और अधिशोषित गैस की मात्रा के दाब के बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं अधिशोषण समतापी, ठीक है ना। आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा और ये चित्र बना के इतना आप लिख दीजिएगा, उसके बाद ये ग्राफ बना दीजिएगा, हो गया। अब यहाँ से की और पढ़ना है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, तो एग्जाम में कभी पूछता नहीं है, तो उसको हम उतना समझेंगे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको भी समझा दूं तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, हो सकता है तो मैं आपको बना दूंगा, ठीक है ना। अधिशोषण समतापी आपको समझ में आ जाएगी। तो मैंने इस चैप्टर में आपको पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में अधिशोषण के प्रकार और शोषण क्या होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, इसको भी मैंने समझा दिया, और साथ में अधिशोषण समतापी क्या होता है इसको भी मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगले जो इसका पार्ट आएगा उसमें उत्प्रेरक और उत्प्रेरण के बारे में विस्तार से जानेंगे और उसका सिद्धांत क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग अगले पार्ट में उत्प्रेरण को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।